हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग इनसाइट्स विद सीए दीपक वाधवा। आज हम डिस्कस करेंगे IAS 10। IAS 10 बात करता है इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। यस, इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, बहुत ही प्रैक्टिकली स्टैंडर्ड का यूज होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आई एम श्योर कि आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट होगा अपने प्रैक्टिकल वर्ड में। और अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आपको ये बेनिफिट होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, तो प्लीज इसको एंड तक जरूर देखिएगा। और बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है उनके लिए। अगर वो स्टूडेंट है, अगर प्रोफेशनल है, तो उनके डे टू डे टास्क में भी ये वीडियोस हेल्प कर सकती हैं जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। IAS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। देखिए, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड का क्या मतलब है, पहले मैं आपको मतलब इसका डिस्कस करता हूं और उसके बाद इसको हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए क्या होता है रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो अकाउंट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 31 मार्च इज कट ऑफ डेट जहां पे हम अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं जी। अकाउंट्स क्लोज करने के बाद उसका ऑडिट होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको साइन ऑफ करते हैं, मतलब उसको अप्रूव करते हैं पब्लिक डोमेन में जाने से पहले। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अप्रूव कर देते हैं तब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। कंपनीज अपनी वेबसाइट पे उसको पब्लिश कर देती हैं और पब्लिक डोमेन में आने के बाद लोग, इन्वेस्टर्स जो हैं, अपने डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। उसके बेसिस पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो उसके बेसिस पे अपने फर्दर डिसीजन लेते हैं। तो जो पीरियड रिपोर्टिंग डेट यानी कि 31 मार्च और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जब उसको अप्रूव किया, उसके जो बीच का जो पीरियड है, ये स्टैंडर्ड उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो आइए एक डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड है ये कहां अप्लाई होता है। देखिए फॉर एग्जांपल आपका जो अकाउंट स्टार्ट, जो फाइनेंशियल पीरियड है वो आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से जी। 1 अप्रैल से 31 मार्च ये आपका क्लोजिंग का पीरियड हुआ। तो यहां से आपका नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो कोई और फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो इस दिन आपके जो 31 मार्च जो इस साल के फाइनेंशियल है उनको अप्रूव करते हैं। हम यहां पे डेट भी लिख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे 31 मई को उन्होंने इसको अप्रूव करा। 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हुए, इन बिटवीन ऑडिट हुआ, सारी क्वेरी सोल्व हुई और यहां पे आके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने साइन कर दिया, अप्रूव कर दिया इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाते हैं। तो जो घटना, अगर कोई इवेंट इस पीरियड में हो रहा है, तो IAS 10 उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। अगर कोई इवेंट इस पीरियड में होता है तो हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहे हैं। बट अगर 31 मार्च और बोर्ड अप्रूव करने के बाद, रिपोर्टिंग डेट के बाद और बोर्ड की अप्रूवल से पहले अगर इस दौरान कोई इवेंट अकर होता है, वो इवेंट हमारा IAS 10 में गाइडलाइंस है, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहां पे करना है या नहीं करना है। तो जो ये इवेंट हो सकता है वो आपके लिए फेवरेबल इवेंट भी हो सकता है और अनफेवरेबल, दोनों तरह के इवेंट आपके लिए यहां पे हो सकते हैं। कोई यहां पे फेवरेबल इवेंट हो गया या कोई अनफेवरेबल इवेंट हो गया। तो दोनों तरह के इवेंट आपके पास यहां पे हो सकते हैं, फेवरेबल भी हो सकते हैं और अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे ये निकल के आता है, क्या हमें जो यहां पे इवेंट हुआ है इसको इस साल के अकाउंट्स में एडजस्ट करके दिखाना है या नहीं करके दिखाना है। जो इवेंट इतने विंडो में हुआ है, क्या उसको हमें इस साल में एडजस्ट करके दिखाना है या अगले साल में ही उसको दिखाएंगे। तो ये सारा स्टैंडर्ड उसके बारे में बात करता है। तो IAS 10 इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड का जो स्कोप है वो रिपोर्टिंग डेट के बाद, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करने से पहले, अप्रूव करने से पहले का जो पीरियड है, इस दायरे में ये IAS 10 अप्लाई होता है। इस दायरे में कुछ भी इवेंट हो सकता है, वो आपके लिए फेवरेबल भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनफेवरेबल भी हो सकता है। तो हमें ये चेक करना है क्या जो ये इवेंट्स हुए, क्या इन इवेंट्स को हमें यहां पे इन
इस साल में एडजस्ट करना है या इसको नेक्स्ट ईयर में ही हम दिखाएंगे। तो ये सारा जो स्टैंडर्ड है इसके बारे में बात करता है। जी हाँ, तो देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों तरह के घटनाएं हो सकती है, इवेंट हो सकते हैं। तो इसको जो स्टैंडर्ड में नाम दिया गया एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट के नाम से बताया गया। एडजस्टिंग इवेंट या नॉन एडजस्टिंग इवेंट। देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि एडजस्टिंग इवेंट या नॉन एडजस्टिंग इवेंट का क्या मतलब है। एडजस्टिंग इवेंट को आपको इस साल में एडजस्ट कर देना, इस फाइनेंशियल ईयर में दिखाना है। नॉन एडजस्टिंग को आपको एडजस्ट नहीं करना, इस साल में यहां से यहां की विंडो में नहीं दिखाना, इसको आप अगले साल में दिखाएंगे। अब ये एडजस्टिंग इवेंट होता क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर कीजिए, कोई इवेंट यहां पे अगर आता है उसको हम इस साल में तभी एडजस्ट करेंगे, इस रिपोर्टिंग पीरियड में तभी एडजस्ट करेंगे अगर वो एडजस्टिंग नेचर का होगा। अगर वो नॉन एडजस्टिंग का नेचर का होगा तो उसको हम नेक्स्ट ईयर में ही एडजस्ट करेंगे, इस रिपोर्टिंग पीरियड में एडजस्ट नहीं करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पे एडजस्टिंग इवेंट का मतलब देखिए, एडजस्टिंग इवेंट का मतलब होता है कि जिस इवेंट का कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस इस रिपोर्टिंग डेट पे था। एडजस्टिंग इवेंट का क्या मतलब होता है कि रिपोर्टिंग डेट पे कोई ना कोई एविडेंस इस इवेंट का जरूर आपके पास होगा, तो आपको उसको एडजस्ट कर दोगे। और नॉन एडजस्टिंग का मतलब है कि इस डेट पे कोई ना कोई कंडीशन जो है वो प्रिवेल नहीं कर रही थी, इसलिए आप इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोलते हैं। तो एडजस्टिंग इवेंट का मतलब है कि कोई ना कोई एडिशनल कंडीशन या एविडेंस आपके पास इस डेट पे होगा। तो अगर कुछ ऐसी कंडीशंस थी या इवेंट था, दैट कॉल्ड एज एन एडजस्टिंग इवेंट। अगर आपके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था किसी कंडीशन का इस डेट का, तो दैट इज कॉल्ड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो मैं कुछ एग्जांपल्स इसको समझाता हूं, अदरवाइज ये ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। देखिए एक डेटर थे आपके पास, एक आपके पास रिसीवेबल थे जो यहां पे आपने दिखा रखे थे। अब जैसे ही आपने अकाउंट्स क्लोज किए तो आपको पता लगा उस डेटर को बिजनेस में नुकसान हो गया और आपका पैसा बेडेड बन गया, आपका पैसा डूब गया। आपका पैसा डूबा यहां पे, आपका पैसा डूबा इस विंडो के दौरान, इतने पीरियड के दौरान डूबा। आपका जो पैसा वो डेटर अब आपका पैसा नहीं दे पाएगा क्योंकि उससे फाइनेंशियल लॉसेज हो चुके हैं। तो क्या इस चीज को हमें अपने अकाउंट्स में दिखाना चाहिए? दो हम अपने अकाउंट्स क्लोज कर चुके हैं, 31 मार्च क्लोज हो चुके हैं, बट बोर्ड ने भी साइन नहीं किया, बोर्ड ने अप्रूव नहीं किया। क्या इस डेटर को जो हमारा बैड डेट हो गया इसको हमें दिखा देना चाहिए? द आंसर इज यस, बिकॉज डेटर आपके पास एग्जिस्ट कर रहे थे इस दिन में, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड एन एडजस्टिंग इवेंट। तो एडजस्टिंग इवेंट आई होगा आपको समझ में आएगा कि कोई ऐसा इवेंट की जो कंडीशंस है वो अगर रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट कर रही है, देन इट इज कॉल्ड एज एन एडजस्टिंग इवेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं एडजस्टिंग इवेंट का। अदर एग्जांपल कुड बी, इस दौरान आपको कुछ पता लगा कि जो आपके एम्प्लॉइज थे वो फ्रॉड कर रहे थे। आपको पता लगा कि कुछ फ्रॉड्स पकड़े गए इस पीरियड के दौरान, तो उन फ्रॉड की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो थी वो गलत पिक्चर शो कर रही थी। तो अगर आपने कोई डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड की है या कोई गलती का पता लगा है, तो दैट इज ऑल्सो एन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि वो जो गलती है, फ्रॉड हो रहा था, वो बड़ी सावधानी से पिछले साल से, पिछले रिपोर्टिंग डेट से ही वो हो रहा था। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एडजस्टिंग इवेंट। तो अगर कोई फ्रॉड की डिस्कवरी होती है, पता लगता है, तो या एरर का पता लगता है, तो वो भी एक एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा, वो भी एक एडजस्टिंग इवेंट कहलाएगा। जी एक और एग्जांपल एडजस्टिंग इवेंट का, मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस करा रखा था, आपने अपने बिजनेस में कुछ व्हीकल्स का इंश्योरेंस कराया हुआ था और व्हीकल हो गए डैमेज इस पीरियड में। तो आपका नेगोशिएशन चला इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि ये बिजनेस के एसेट्स हैं तो इनका इंश्योरेंस हमें दीजिए, और उन्होंने तय कर दिया कि आपको इतना पैसा मिल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी से एग्रीमेंट, नेगोशिएशन हो गया कि आपको इतना पैसा मिल जाएगा। तो ये चीज आपको यहां पे पता थी। एक्चुअली में पैसा मिला आपको इस पीरियड में, इस विंडो में पैसा मिला। नेगोशिएशन यहां पे हो चुकी थी, पैसा मिला इस विंडो में। तो अगर इस तरह का केस है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडजस्टिंग इवेंट, बिकॉज आपको इस डेट पे पता था कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा। तो अगर रिपोर्टिंग डेट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूव करने से पहले आपको पैसा मिल जाता है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज एडजस्टिंग इवेंट।
तो थंब रूल क्या निकल गया? थंब रूल ये निकल गया है, एडजस्टिंग इवेंट आर दोज इवेंट विच प्रोवाइड एडिशनल एविडेंसेस ऑफ कंडीशन, एडिशनल एविडेंसेस ऑफ कंडीशन एग्जिस्टिंग एट दी रिपोर्टिंग डेट। अगर रिपोर्टिंग डेट पे एडिशनल एविडेंस ऑफ कंडीशन है देन इट विल बी ट्रीटेड एज एडजस्टिंग इवेंट, अगर वो नहीं है देन इट विल बी ट्रीटेड एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट के भी एग्जांपल बताओ हमें, नॉन एडजस्टेड इवेंट के भी एग्जांपल बताओ। तो डियर सबसे पहला एग्जांपल मैं आपके सामने, मैं इसको हटाता हूं और थोड़ा सा इसको क्लीन करके आपके साथ नॉन एडजस्टिंग के एग्जांपल भी डिस्कस करता हूं। देखिए नॉन एडजस्टिंग का एग्जांपल है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसने इस पीरियड में कोई मेजर बिजनेस को एक्वायर किया, कोई दूसरी कंपनी को बेसिकली एक्वायर किया इस पीरियड में, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि उसका कोई जो एविडेंस है वो यहां पे नहीं था। तो आप ये एक ऑल टुगेदर न्यू इवेंट है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। दूसरा लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, यहां पे इस पीरियड में आग लग गई। इस पीरियड में क्या हुआ कि आपका जो स्टॉक था उसमें आग लग गई। तो अगर कोई आग लग जाती है, कोई आपके प्लांट पे कोई डिस्ट्रक्शन हो जाती है, कोई फायर लग जाती है, तो वो भी आपको यहां पे नहीं दिखाना, क्योंकि आप फायर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये अगले साल में ही लॉस दिखाएंगे, इस साल में इसको आप एडजस्ट नहीं करोगे, आप इसको एडजस्ट नहीं करोगे। और थर्ड एग्जांपल इसका हो सकता है कि जैसे फॉरेक्स करेंसी की जो रेट थे, एफएक्स रेट थे, उसमें एबनॉर्मल चेंजेस आ गए, जिसकी वजह से एसेट्स प्राइस में भी एबनॉर्मल चेंजेस आ गए। तो वो भी आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉरेक्स भी बियॉन्ड योर कंट्रोल, वो भी उसका भी कोई एविडेंस यहाँ पे नहीं था हमारे पास। वो चेंजेस जो है इस विंडो में हुआ, तो उसकी वजह से आपके एसेट्स की प्राइसेस चेंज हो गए हैं, तो इसको भी आपको नॉन एडजस्टिंग इवेंट में दिखाना चाहिए जी। तो मेरे साथ एक बार एडजस्टिंग इवेंट के कुछ एग्जांपल दोबारा से रिवाइज करते हैं। नॉन एडजस्टिंग इवेंट का जैसे इररिकवरेबल डेट, जैसे मैंने बैड डेट वर्ड यूज किया था। और दूसरा एग्जांपल हो सकता है एडजस्टिंग इवेंट का, जैसे आपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ नेगोशिएट तो इस पीरियड में कर लिया था, अल्टीमेटली पैसा आपको बाद में मिला, तो वो भी आपके यहाँ पे कवर हो सकता है, अमाउंट आपको बाद में मिला। और अदर एग्जांपल कुड भी कोई फ्रॉड आपने इस पीरियड में डिटेक्ट किया, तो वो एडजस्टिंग में कवर हो जाएगा। नॉन एडजस्टिंग में जैसे कोई फायर लग गई, या फिर एफएक्स की वजह से आपके एसेट्स प्राइसेस में अबनॉर्मल चेंजेस आ गए, वो, या आपने कोई बिजनेस एक्वायर किया, वो आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट में आएगा जी। तो आइए कुछ एग्जांपल आपके साथ लिखे हैं, फटाफट से इन एग्जांपल को पढ़िए और मुझे बताइए कि ये एडजस्टिंग में कवर होंगे या फिर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट में कवर होंगे। तो देखिए इंसॉल्वेंसी ऑफ रिसीवेबल बैलेंस, बार बार हमने डिस्कस किया कि अगर कोई आपका डेटर है, रिसीवेबल बैलेंस है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वो आपका एडजस्टिंग इवेंट में आएगा। लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फ्लड, इन्वेंट्री का नुकसान हो गया। देखिए अब ये बात क्या कर रहा है, मैं इस एग्जांपल को एक बार ही थोड़ा सा और आपके लिए क्लियर कर देता हूं कि 31 दिसंबर को ये आपके अकाउंट्स रिपोर्टिंग डेट है, जो आपका 31 दिसंबर है, और ये जो सारे इवेंट हुए जनवरी में, और जो फैब में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल देते हैं अपनी, तो अप्रूवल कब मिली? फैब में। और ये सारे इवेंट कब अराइज हुए? जैन में। तो ये अब आपको उसके हिसाब से बताना है कि पहली बात तो ये इस विंडो में कवर हो रहे हैं जी। तो पहला एक केस हमने किया कि रिसीवेबल बैलेंस जनवरी में पता लगा कि इंसॉल्वेंट हो गया, वो तो एडजस्टिंग दिखा दोगे। कोई इन्वेंट्री लॉस होगी इस पीरियड के दौरान, तो क्या करेंगे जी? तो आप इसको कैसे दिखाओगे? तो आप इसको दिखाओगे कि लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फ्लड, तो ये हमारा नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि फ्लड को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक कोर्ट केस चल रहा था अगस्त में, मतलब पिछले साल में कोर्ट केस चल रहा था, और उसको हमने जो सेटल किया है जनवरी में आके सेटल हुआ, जनवरी में आके सेटल हुआ। तो बताइए एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, ये एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि कोर्ट केस अगस्त पिछले साल एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसलिए ये एडजस्टिंग इवेंट है। डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड शोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर इनकरेक्ट, अभी मैंने डिस्कस किया कि ये भी एडजस्टिंग है, कि अगर आपको कोई फ्रॉड पता लगे तो फ्रॉड एकदम से नहीं होता, टाइम लगाते हैं, बड़ी इसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो
लोगों ने जब किया होगा तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता लगा इनकरेक्ट है। तो देखिए एरर जो होती है वो अनइंटेंशनल होती है और फ्रॉड जो होता है इंटेंशनल होता है। तो एकदम से भी किसी ने फ्रॉड किया होगा तो उसका कुछ ना कुछ सबूत रिपोर्टिंग डेट पे जरूर होगा, इसलिए इसको हम एडजस्टिंग इवेंट में दिखाते हैं। एविडेंस शोइंग एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री एट अ बिलो कॉस्ट, जो एविडेंस बताते हैं कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ जो इन्वेंट्री है वो बिलो कॉस्ट है। तो बताइए ये कहां पे जाएगा, ये एडजस्टिंग में जाएगा या नॉन एडजस्टिंग में? डेफिनेटली एडजस्टिंग में जाएगा। जब आपने बुक्स क्लोज किए होंगे अपने यहाँ पे तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे इन्वेंट्री दिखाते हैं, तो वहां अगर आपने इसको नहीं दिखाया तो आपको इसको उसी वैल्यू पे दिखाना चाहिए था। तो आपको ये एविडेंस बाद में पता लगा है तो देन इट शुड बी ट्रीटेड एज एन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि इसका कोई ना कोई एविडेंस आपके पास यहाँ पे था। जी जी जी, आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे। एडजस्टिंग आपको बिल्कुल क्लियर है। नॉन एडजस्टिंग के केस में एक चीज ध्यान में रखिए, अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट जो है वो मटेरियल इन नेचर है जिसका इंपैक्ट बढ़ सकता है स्टेक होल्डर्स के डिसीजन पे, तो उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। नोट्स में आप दिखा सकते हैं बट यहां पे एडजस्ट नहीं करेंगे, इसको शो अगले साल में करेंगे। नॉन एडजस्टिंग इवेंट को नोट्स में आप दिखा सकते हो, इस साल के फाइनेंशियल के नोट्स में दिखा सकते हो कि ये इवेंट हुआ है, और अगर वो मटेरियल नेचर है तो आप इसको नोट्स में दिखाइए। एडजस्टिंग को एडजस्ट कर दो, नॉन एडजस्टिंग अगर मटेरियल है तो उसको नोट्स में दिखा दीजिए। जी, दो बातें और आईएसएन में हम डिस्कस करेंगे, गोइंग कंसर्न और डिविडेंड के केस के बारे में। गोइंग कंसर्न क्या होता है? देखिए आपने पढ़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि जो बिजनेसमैन होता है वो जब बिजनेस शुरू करता है वो तो इस हिसाब से बनाता है कि जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलेगा, वो लंबे समय तक चलेगा। तभी हम एक्रूअल्स, डेफरल्स, ये सारी चीजें, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ही बेसिकली लिंक है गोइंग कंसर्न से, क्योंकि हम गोइंग कंसर्न फॉलो करते हैं तो हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। अगर आपको लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए कि या आपके पास कोई ऐसा इवेंट अराइज हो जाता है कि गोइंग कंसर्न जो है वो इनअप्रोप्रिएट है, आपको लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लंबे समय तक नहीं चलेगी, तो उसी टाइम से आप अकाउंट को किस तरह से बनाना शुरू कर देंगे? ब्रेकअप बेसिस पे। ब्रेकअप बेसिस पे आप अकाउंट को बनाना शुरू कर देंगे। ब्रेकअप बेसिस का मतलब होता है लिक्विडेशन बेसिस पे आप अकाउंट्स को बनाना शुरू कर देंगे। अपनी नॉर्मल एक्रूअल अकाउंटिंग को आप भूल जाएंगे और ब्रेकअप बेसिस पे बनाना शुरू कर देंगे। ब्रेकअप बेसिस पे अगर आप वीडियो डिटेल में चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, बट अभी आप ये समझिए कि ब्रेकअप बेसिस का मतलब होता है कि जैसे जो हमारे असेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, इनको हम रियलाइज्ड वैल्यू पे, जितनी वैल्यू पे ये रियलाइज हो सकता है उस वैल्यू पे ले आएंगे। अपने प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हमारे इस तरह के एसेट्स हैं जिनका फ्यूचर में बेनिफिट नहीं ले सकते, उनको राइट ऑफ कर देंगे। और जो हमारे एक्रूअल्स हैं उनको भी देखेंगे कि जो हमारे एक्रूअल्स पड़े हुए हैं, डेफरल्स पड़े हैं, इन सब चीजों को हम राइट ऑफ करना शुरू कर देंगे, खत्म करना शुरू कर देंगे, सो दैट रियलिटी में जो हमारे अकाउंट्स हैं जो रियलाइज वैल्यू पे आ जाए। सेकेंडली, हमारी बुक्स में जो नॉन करंट एसेट्स हैं और जो नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, इनको भी आप करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी में मूव कर देंगे, क्योंकि अब आप लंबे समय तक बिजनेस नहीं चलाएंगे, बिजनेस को आपको खत्म करना है, बिजनेस को वाइंड अप करना है। तो आप इसको रियलाइजेशन वैल्यू पे लाके इनका जो स्टेटस है वो नॉन करंट एसेट से मूव हो जाएगा। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी में ज्यादातर आपके एसेट्स मूव हो जाएंगे। अगर इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में वीडियो बना दूंगा। बट इस आईएसएन के पर्पस से समझिए कि अगर अकाउंट्स आपको लगता है कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनेंगे तो ब्रेकअप बेसिस पे उसको बनाइए। और ब्रेकअप बेसिस का मतलब होता है लिक्विडेशन बेसिस की, एसेट्स लायबिलिटी को रियलाइज वैल्यू पे दिखाइए और आपके जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं इनको खत्म कीजिए। और आपकी बुक्स में नॉन करंट की बजाय करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आपकी बुक्स में शो करेंगे। जी जी जी, अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इस स्टैंडर्ड का, दैट इज प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड के बारे में बात करते हैं कि प्रपोज डिविडेंड क्या होता है। देखिए, अगर किसी एंटिटी ने, मैं वही एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि ये हमारा फाइनेंशियल पीरियड था, जैसे रिपोर्टिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च। इस पीरियड के दौरान डिविडेंड जो है वो प्रपोज कर दिया। देखिए, आपको डिविडेंड के बारे में एक चीज बताते हैं कि सबसे पहले डिविडेंड होता है प्रपोज। प्रपोज होने के बाद शेयर होल्डर के पास जाता है, शेयर होल्डर उसको मर्जी अप्रूव करे या रिजेक्ट कर दे। तो जब शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं उसके बाद डिविडेंड पे होता है। तो यहां पे प्रपोज हो गया इस पीरियड में,
बट एक्चुअली में जो डिविडेंड जो है वो अप्रूव्ड और पेड, अप्रूव्ड एंड पेड जो हुआ है यहां पे कहीं पे हुआ है, यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव किया, तो जो डिविडेंड है हमारा इस पीरियड से पहले, देखिए 31 मार्च हमारा रिपोर्टिंग डेट था और हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यहां पे साइन ऑफ किया, अप्रूव किया, तो इससे पहले आपका जो डिविडेंड था वो अप्रूव्ड एंड पेड हो गया। ना क्वेश्चन राइज, क्या हमें डिविडेंड को यहां पे पेड दिखाना चाहिए या अगले साल में? तो इसके लिए आईएसएन ने बड़ा क्लियर कट बताया गया कि डिविडेंड को आपको कैश बेसिस पे दिखाना है, तो डिविडेंड यहां पे आपको एज ए लायबिलिटी नहीं दिखाना, डिविडेंड की जो स्टेटमेंट होगी वो आपको अगले साल में ही दिखानी है, डिविडेंड को एज ए लायबिलिटी यहां पे नहीं दिखाना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो फटाफट से एक बार स्टैंडर्ड आईएसएन को 1 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं फटाफट से। तो आईएसएन बात करता है रिपोर्टिंग डेट के बाद और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूव करने से पहले जो बीच का पीरियड है उसमें अगर कोई इवेंट हो जाता है, अगर वो फेवरेबल भी हो सकता है आपके लिए, अनफेवरेबल भी, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट को एडजस्ट कर दो, नॉन एडजस्टिंग को एडजस्ट नहीं करेंगे। एडजस्टिंग इवेंट वो होते हैं जिनका कोई एविडेंस एग्जिस्ट करता है रिपोर्टिंग डेट पे, नॉन एडजस्टिंग एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता। हमने कुछ एग्जांपल किए थे, जैसे कोई इरिकवरेबल डेट है वो एडजस्टिंग इवेंट है, जैसे लॉस बाय फ्लड है तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल गया जो पहले नेगोशिएट हो चुका था वो एडजस्टिंग इवेंट है। इसी तरह से आपके साथ मैंने एग्जांपल और डिस्कस किया था नॉन एडजस्टिंग का, कि अगर कोई एबनॉर्मल चेंजेस हो जाते हैं फॉरेक्स में तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, या बिजनेस आप एक्वायर करते हो, दूसरा बिजनेस कोई परचेज करते हो, वो भी एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट का एग्जांपल है। देन हमने डिस्कस किया कि गोइंग कंसर्न क्या होता है। गोइंग कंसर्न जब भी, ये हमारी फंडामेंटल गोइंग कंसर्न हमारी एजम्पशन होती है बिजनेस अकाउंटिंग के लिए कि आप जो है अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे करोगे। जब आपको लगता है कि कोई ऐसा इवेंट हो गया कि बिजनेस लंबे समय नहीं चलेगा, देन उस केस में आप ब्रेकअप बेसिस पे, लिक्विडेशन बेसिस पे अकाउंटिंग कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया डिविडेंड का। अगर डिविडेंड सिर्फ प्रपोज किया है उस रिपोर्टिंग पीरियड में, बट जो अप्रूवल हुई है और जो पेमेंट हुई है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करने से पहले हुई है, इवन देन आपको उसको लायबिलिटी नहीं दिखाना, क्योंकि डिविडेंड आप कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आपको ये स्टैंडर्ड समझ में आया होगा, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।